टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी, इसका पहला लेक्चर तो बेसिकली हमारा इस पे था कि डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर कोऑर्डिनेशन खुद क्या होते हैं, ये हो गया भैया कि कोऑर्डिनेशन की टर्मिनोलॉजी क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद हमने जो मेन हेडिंग स्टार्ट की टर्मिनोलॉजी के बाद, वो IUPAC थी। तो अधिकतर क्वेश्चन हमारे नॉमेनक्लेचर से होते हैं, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसकी आप पहले प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हमने पढ़ लिया था अगली हेडिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल भी पढ़ ली, ऑप्टिकल भी पढ़ ली और स्ट्रक्चरल भी पढ़ ली। स्ट्रक्चरल भी हो गया, स्टीरियो भी हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग हमने जो पढ़ी थी आइसोमेरिज्म के बाद, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। बेसिकली हमने इस थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी। कल हमने पढ़ा ये वाली थ्योरी जब फेल हो गई तो दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारा लास्ट टॉपिक जो था लास्ट टर्न का, उसमें ये था कि भाई स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग में फिर क्या होगा, दो लेवल बन जाएंगे, एक T2G बनेगा और दूसरा EG। ये वाले हमारे दो लेवल्स आ जाएंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद की अगर हम बात करें तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है। नेक्स्ट एक तो हमारी हेडिंग आएगी दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो छोटी सी हेडिंग है और एक दो बच्चों ने उसके कल भी क्वेश्चन मुझे भेजे हैं, आज भी भेजे हैं। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एक छोटी सी हेडिंग है तो सुन लीजिए बस। तो बेसिकली ऑर्गेनिक वर्ड का या ऑर्गेनो वर्ड का मतलब होता है कार्बन से रिलेटेड, और मेटेलिक वर्ड का मतलब मेटल के साथ बॉन्ड होना। कार्बन और मेटल में अगर बॉन्ड होगा, डायरेक्टली लिंकेज होगी, तो सच कंपाउंड विल बी नोन एज organometallic compound. The compound in which carbon is directly linked with metal, such compound are organometallic compound. कई तरीके से इसे क्लासिफाई किया जाता है, बट हमारे लेवल में जो तीन तरह का क्लासिफिकेशन है वो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्डेड पाई और सिग्मा पाई के एग्जाम्पल या डेफिनेशन, बस इतना ही पढ़ना है। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लीगेंड है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड है, या ये कहें वो सिंगल बॉन्ड के लोन पेयर सेंट्रल मेटल को दिए जा रहे हैं लीगेंड द्वारा। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एग्जाम्पल हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ मैग्नीशियम है और ये कार्बन से जुड़ा है, तो इट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। RLI है, ठीक है, R2ZN है, या R4PB टेट्राइथाइल लेड, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स कहलाएंगे हमारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन सब में मेटल और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है। अब ये कॉम्प्लेक्स हो ना हो इससे मतलब नहीं है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक क्लास है और इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जो अधिकतर आपने क्वेश्चन भेजे थे वो पाई बॉन्ड के थे। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बेटा मुझे तीन ही इस समय ध्यान आ रहे हैं और वही तीन या दो आपने पूछे हैं। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पहला है दैट इज के जीज सॉल्ट है एक, ठीक है, जीज सॉल्ट, डाई बेंजीन क्रोमियम है और एक फेरोसीन है, के PtCl3CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है जीज सॉल्ट। ठीक, और यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से के का नंबर निकाल लेंगे हम कितना है। फिलहाल प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 होगा, तो के एक ही होंगे। ठीक, अब देखते हैं ये क्या हम कहना चाहते हैं अजीज सॉल्ट में। यहाँ ये प्लेटिनम है और बेटा ये क्लोरीन लगी है, ये क्लोरीन लगी है, ये क्लोरीन लगी है। इस चौथी जगह पे क्या लगा है, तो इस चौथी जगह पे यहाँ डबल बॉन्ड है
और ये इथाइलिन है। ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो अगर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करेंगे तो ये वाला कंपाउंड कहलाएगा आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और क्योंकि ये इन 2 कार्बन का ही पाई इलेक्ट्रॉन है, बेटा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और क्योंकि ये 2 कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, इसलिए इसका नाम लिखते समय ऐसे ईटा 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ कहीं ईटा 2 लिखा है, इसका मतलब 2 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो भाई सिग्मा बॉन्ड 2 एटम के बीच में ही होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इससे 2 से ज्यादा के भी हो सकते हैं। इसे जनरल भाषा में जीज सॉल्ट भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे जीज सॉल्ट एक पाई बॉन्डेड है। इसके अलावा एक है डाईबेंजीन क्रोमियम, डाईबेंजीन एंड दिस इज क्रोमियम। तो बच्चों डाईबेंजीन क्रोमियम में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसका। तो बेटा डाईबेंजीन क्रोमियम में ये एक बेंजीन की रिंग है, ये दूसरी बेंजीन की रिंग है, इन दोनों के बीच में क्रोमियम है, और ये बेंजीन के 3 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ के भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों ये शेयर कर रहा है, 3 पाई बॉन्ड सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ जब नाम लिखा जाएगा तो बिस लिखेंगे, क्योंकि क्रोमियम 2 बारी सॉरी बेंजीन 2 बारी है, और यहाँ हमने ईटा 6 लिख दिया, ईटा 6 बेंजीन। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डाई ईटा 6 बेंजीन, लेकिन जनरली जब भी हम ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हैं तो रिपीटिशन के लिए बिस या ट्रिस लिखते हैं। तो यहाँ पे बिस वर्ड लगाया गया है, क्यों? क्योंकि ईटा 6 और बेंजीन 2 अलग अलग थे। ईटा 6 क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ ये जो 6 कार्बन थे, इनका ये एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शेयर हो रहा है, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट होते हैं बेटा, ये कहीं रुकते नहीं है, ये तो रोटेट हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर हो रहे हैं। तो फिलहाल इसे ईटा 6 लिखा जाता है, और बाकी में जो नाम है वो लिख देंगे क्रोमियम, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखेंगे। फिलहाल यहाँ ईटा 6 क्यों लिखा जाता है? 6 कार्बन का क्लाउड है। ऐसे ही एक होता है फेरोसीन। फेरोसीन, बेटा फेरोसीन का क्या मतलब है? ये एक कंपाउंड है जिसमें साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 0 या आयरन 2 है। तो यहाँ पे इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये शेयर कर रहा है, और इसके लिए बच्चों हम यहाँ वर्ड लिख देते हैं ईटा 5। ईटा 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये थे, सॉरी 5 कार्बन ये थे, 5 ही कार्बन ये हैं, इन 5 कार्बन का ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है। तो ये कहलाएगा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पहला हुआ हमारा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब था कि बिटवीन मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, बिटवीन मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। फिर दूसरा आया पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको याद रखना है मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, और इसके 3 एग्जाम्पल याद रखें। एक तो फेरोसीन, जिसको हम जो अभी लास्ट लिखा था, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 0 जो था, ये एक तरीके से साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 0 ये वाला था। और एक आपका जीज सॉल्ट है, ठीक है, ZEA जीज सॉल्ट, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा आपका है डाईबेंजीन क्रोमियम, ठीक है, डाईबेंजीन क्रोमियम। नाउ अगला वर्ड क्या है आपका? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं? एक था सिग्मा बॉन्डेड, एक पाई बॉन्डेड, और थर्ड वन है अब आपका, थर्ड वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेटा सिग्मा भी बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड भी हो, यानी बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लीगेंड। ये आईआईटी का फेवरेट रहा है क्वेश्चन। बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लीगेंड बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है सिग्मा और पाई, और ये 2 या 3 बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईआईटी में। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आई होप सो आपको याद आ गया हो। NiCO4, FeCO5 या इवन Fe3CO9, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
इसमें सेंट्रल मेटल जरूरी नहीं एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन आया उसे समझिए कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंट्रल मेटल है और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें जो पहला बॉन्ड बनता है ये एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं उसी का है। जो हम सोच रहे हैं कहने का मतलब कि हमारी इच्छा होगी या हमें मालूम है कि लीगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए और सेंट्रल मेटल का जो ऑर्बिटल है बेटा वो वैकेंट होना चाहिए। तो ये रहा वेकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का और ये रहा लीगेंड। तो यहाँ ये वेकेंट ऑर्बिटल दिखाया है और ये जो रेड से कर दिया गया है इसका कहने का मतलब है कि ये जो लीगेंड है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये जो पहला बॉन्ड बन रहा है जिसको हम कहेंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये किससे बना है? लीगेंड के फुल फिल्ड ऑर्बिटल से और सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल से। तो सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल, तो याद रखना है पहला बॉन्ड लीगेंड का फुलफिल्ड है और सेंट्रल मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल है। और इसके बाद दूसरा बॉन्ड फिर बनेगा बच्चों, इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? अब की ये फुलफिल्ड होगा कौन? सेंट्रल मेटल, और लीगेंड जो होगा वो वेकेंट होगा। तो हम इसको पहले की तरह ही अगर दिखाएं तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि ये फुलफिल्ड है और ये जो है खाली ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये खाली ऑर्बिटल कौन सा है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल होते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में खाली है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, या जो उन्होंने 11th में हमसे पढ़ा है उन्हें याद आ रहा होगा, हम पढ़ाते हैं इसे बाबा 1221। तो बाबा 1221 जब आप भरेंगे तो आपको ऑक्सीजन में दिखेंगे 8 और कार्बन में दिखेंगे 6 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे और उसके आगे के इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो एंटी बॉन्डिंग के होंगे। तो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल खाली हैं कार्बन में, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखना है कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, दिस वन। फिर ये पूछा जाता है कौन सा सिग्मा बॉन्ड या सॉरी कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से आगे की ओर जैसे बनेंगे बढ़ेंगे साइज घटेगा और साइज घटने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्कैंडियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्योंकि यहाँ का बॉन्ड वीक होता है तो ये कम स्ट्रॉन्गर हैं और आगे जैसे जैसे जाएंगे वहां ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। ठीक है, नाउ अगली हेडिंग पे आते हैं। अब बेटा इस चैप्टर की दो हेडिंग छोटी छोटी सी बचती हैं जिसमें आपका रोल ज्यादा होगा। पहली हेडिंग इसमें होगी विच इज टर्म्ड एज बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज बनाई गई है जिसमें हमने सारे लीगेंड्स को रख दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के हिसाब से कि किसकी पावर कैसी, एक सीरीज बनाई है जिसकी लीड कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और CN, जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है वो लीड कर रहे हैं। इसके बाद अगले 4 लीगेंड नाइट्रोजन वाले हैं या अगले 3 नाइट्रोजन वाले हैं, उसके बाद अगले 3 ऑक्सीजन वाले हैं। तो यहाँ CO है, फिर CN है, कार्बन कॉमन है उसको याद नहीं रखो, तो O और N थे। तो N के बाद N वाले लीगेंड 4 हैं, फिर O वाले जैसे वाटर है, ऑक्सलेट है, और N में यहाँ अमोनिया है, पायरेडीन है, वो आ जाएंगे। यहाँ पे बेटा अमोनिया आएगा, पायरेडीन आएगा, यहाँ वाटर आएगा, ऑक्सलेट आएगा, और भी आएंगे, 4 है। उसके बाद इसके भी पीछे आएगा अगर आपको मालूम हो हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस कौन सी हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आएंगी। ठीक है, फ्लोरीन की पावर ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और ऐसे एक दो लिगेंड और हैं इसके बाद, जैसे SCN है या एक दो और हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट लूंगा बेटा आप लोगों का, ये कुछ कह रहे हैं इनका भी सुन लें।
एक मिनट बेटा। ना, तो अब व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है? ठीक है, तो ड्रॉबैक ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भैया पहला ड्रॉबैक जो हमें जो समझ में आ रहा है वो ये, आपने लीगेंड को नेगेटिव चार्ज माना, अच्छी बात है, ओके। और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो हेलोजन है जिसको हम मोस्ट नेगेटिव मानते हैं वो तो बहुत पीछे है, और जो इस सीरीज को लीड कर रहा है, इस सीरीज के टॉप में बैठा है, एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल है, जिसकी स्प्लिटिंग पावर सबसे ज्यादा है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रही है, और एक न्यूट्रल लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिट करता है, स्प्लिटिंग करता है, और CN नेगेटिव उसके पीछे, और हेलोजेंस जिनको हम मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट मानते हैं वो तो और ही पीछे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो बात की गई है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है कि CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड एंड इट इज लीडिंग द CF सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे जो दिख रहा है वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, जबकि वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसे नहीं होना चाहिए। अब बेटा हमारे जो बेसिक दो वर्ड बचे हैं चैप्टर के लास्ट में, एक तो है यूजेस ऑफ, और यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक वास्ट हेडिंग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज हुए हैं, तो एक तो ये हेडिंग हमारी बची, एंड सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोनों में बचा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये हम कैसे निकालते हैं। तो एक तो हमने पहले बात पढ़ ली है कि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें भी चीलेटिंग लीगेंड है। अगर आपको याद आ गया हो तो पहले पढ़ा दिया गया है, चीलेटिंग लीगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो द कॉम्प्लेक्स विद चीलेटिंग लिगेंड आर मोस्ट स्टेबल, ये ध्यान रखें। सेकंड इन्होंने दे रखा है एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात, स्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम ही रखा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मेटल है, लिगेंड आके जुड़ा और ML नाम का कोई कॉम्प्लेक्स बना, फिर अगला लिगेंड जुड़ा और उसके बाद ML2 कॉम्प्लेक्स बना एंड सो ऑन, और बहुत सारे स्टेप्स होने के बाद फाइनली ML, मान लीजिए कोई एक नंबर X था, वो एक और L से जुड़ा और फाइनली MLN बन गया, और इन जब सबको ऐड किया तो ये हो गया M प्लस N टाइम्स L गिविंग यू MLN, और इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है, K2 है, डैश KX है, और इस फाइनल इक्वेशन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट KN है। तो इट इज अ कॉमन सेंस KN इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3। ये 11th का फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ गया हो कि अगर कई इक्वेशन जुड़ रही हैं तो इन सब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। फिलहाल व्हाट इज दिस K, ये K है क्या? ये कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे इन्होंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह दिया, जो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो इट इज अगेन कॉमन सेंस, अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो इट इज जस्ट सिंपल कि मोर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अब ये देख लेना, मोर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बच्चों देख लेना कि उसने इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट तो नहीं कहा, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब स्टेबल ज्यादा है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, जितना स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतने ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड मोर द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट लेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कुछ लॉजिक लगा सकते हैं आप। लॉजिक क्या लगा सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं गिवन है? बेसिकली आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो अगर ये वाली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिख गई तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं स्टेबल है। दैट मीन्स आप लिगेंड में देखेंगे, लिगेंड लुईस बेस होते हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों एक मिनट और रुकिए।
सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सेंट्रल मेटल की बात करें तो इसका अगर साइज छोटा है तो अच्छी बात है। सेंट्रल मेटल सेम ही है, ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली इसको लोन पेयर लेने हैं, कितनी फास्ट ले लेगा, इसे लोन पेयर छोड़ने हैं, कितनी जल्दी छोड़ देगा। और अगर चीलेटिंग लिगेंड है, दो या दो से ज्यादा लोन पेयर दे रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। एक हमारी हेडिंग शायद पीछे रह गई है, मैं उसको भी जरा कवर कर दूं, दैट इज EAN। बच्चों बताना ये वाली हेडिंग हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आई होप सो नहीं पढ़ी है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बस हाँ जी, ओके। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि आप कितने लोन पेयर ले रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस जी सर। यस तो सर। बेटा बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट कर दे रहे हैं, या Z स्टार से। और ये है क्या? एटॉमिक नंबर में आप माइनस करेंगे 1 डिग्री वैलेंसी और फिर प्लस कर देंगे 2 इंटू 2 डिग्री वैलेंसी। यानी एक तरीके से बस ये आपका चेक कर रहे हैं कि आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आई या नहीं आई। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। इनिशियली ये कह दिया गया था जिसका भी Z इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। बट ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। तो नो रिलेशनशिप बिटवीन EAN एंड स्टेबिलिटी। बस हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर हो जाए। एक बार समझिए क्या कह रहे हैं। जैसे ये है बेटा, लेट सपोज K4FeCN6, यहाँ हमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर निकालना है तो एटॉमिक नंबर में से घटाइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना आता है तो इसे आपने x रखा, ये -x है, ये +4, सबका एडिशन 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है। फिर आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी ये 2 लोन पेयर देगा और 6 लगे हैं। तो ये कितने लोन पेयर ले रहा है? 6 लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन तो 12 ले रहा है ना बेटा, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो 26 + 10 हो गया, इसका मतलब दैट इज 36। तो ये इसका आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन इस समय मौजूद हैं? बोलो, क्लियर है? यस सर। तो अगर हम कहें कि आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया ये K3FeC2O4 होल थ्राइस, इसका निकालना है। तो सबसे पहले आयरन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसे x माना, K का +3 हो गया, ऑक्सलेट का -6 हो गया, सबका एडिशन 0, x - 3 = 0, x = +3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 3 आया। ये हो गया इसकी 1 डिग्री वैलेंसी। और इसकी 2 डिग्री वैलेंसी कितनी है? अगर आपको याद आ गया हो तो ये जो ऑक्सलेट है C2O4, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड होने का मतलब ये 2 लोन पेयर दे सकता है। और क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड 3 बार लगा हुआ है, इसका मतलब टोटल 6 लोन पेयर ये देगा। और यहाँ पे अगर आप Z इफेक्टिव निकालने जा रहे हैं तो अब आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो था 26 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे और इसको लोन पेयर मिल रहे हैं 6, यानी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 12। तो ये लोन पेयर का नंबर है 6 और 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 12। तो 26 + 9 करना है,
इट इज 35। तो हम कहेंगे इट इज नॉट फॉलोइंग EAN रूल। ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कर रहा है EAN रूल फॉलो भैया? क्योंकि EAN रूल तो ये कहता है कि EAN रूल के हिसाब से क्या है कि जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आए वो जो कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी, उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आए। और इनर्ट गैस कौन कौन सी हैं? 2, 10, 18, 36, 54 या 86 या 118। तो ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर हैं। इनके बराबर अगर आएगा तब तो वो माना जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो कर रहा है, और नहीं आएगा तो नहीं माना जाएगा। अब जैसे ये है नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4, और हमने कहा मरकरी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। तो मरकरी का मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया 80। मरकरी का 1 डिग्री वैलेंसी मैं बताऊं? क्यों बताऊं? चलो अच्छा बता देता हूं, 2 है, और यहाँ 2 डिग्री वैलेंसी इसकी 4 है। तो अब मरकरी के लिए आप कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो मरकरी के एटॉमिक नंबर में पहले ये घटाएंगे प्राइमरी वैलेंसी, फिर उसमें जोड़ेंगे 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी 4 थी, यानी 4 लोन पेयर ले रहा था, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो नेट 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो 80 + 6 = 86। तो इसका EAN बेटा 86 हो जाएगा, और इसलिए ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। इट इज फॉलोइंग EAN, क्योंकि ये 86 पे आ गया है बेटा। EAN आई होप आप निकाल लेंगे। अब इसमें एक आध और निकाल के देख लेते हैं। जैसे ये है FeCO5, भैया अब कम से कम एक का तो आप खुद बता दें, यहाँ का EAN कितना आएगा? FeCO5 का EAN कितना आएगा? कोई नहीं बताएगा? 36। वेरी गुड। कैसे आएगा 36? क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और 2 इंटू 5 लोन पेयर आ रहा है, तो 26 + 10 = 36। तो ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। तो ये होता है EAN रूल। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हो गया, ये हो गया। एंड दिस इज लास्ट इज एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे ब्लड में बेटा हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में आयरन है सेंट्रल मेटल, और उसके साथ जो प्रोटीन पार्ट या ग्लोबिन पार्ट है वो लगा है। तो आयरन यहाँ का सेंट्रल मेटल है, और ये इनके साथ लगा है। यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कहते नहीं कि तुम्हारे खून में यही चीज है। तो जब हमारा खून ही कॉम्प्लेक्स है तो हम कैसे सिंपल होंगे? हम भी कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे ही पेड़ों में एक चीज होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल A, B ऐसे होता है, और उसका सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है, और बाकी उसमें क्लोरोफिल की अदर यूनिट्स होती हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम है, और हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल आयरन है। एक हमारी बॉडी में एंजाइम है जिसका नाम है साइनोकोबाल्टामीन, विटामिन B12, उसका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे ही बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हम यूज करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na2 Na4 PO3 6 टाइम, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज करते हैं, और यहाँ से Na हट के इसकी जगह कैल्शियम चला जाता है। तो यहाँ वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम एक बारी पानी से निकल के इसके अंदर फंस गया। तो अब कैल्शियम, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो अब याद आ गया होगा कि वो चंगू मंगू अब अपनी बदतमीजी या बदमाशी छोड़ देते हैं। वैसे वो क्या करते हैं? उनकी बदमाशी क्या थी? वो सोप जैसे ही आता था, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेके पीट पाट देते थे, और इसका प्रेसिपिटेट बना देते थे। याद आ गया, स्कम जिसे कहते थे, और सोडियम मैग्नीशियम पानी में आ जाते थे। तो वाटर की हार्डनेस हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए भी हम इन प्रोसेस का यूज करते थे। ठीक है, दैट इज यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज फोटोग्राफी में भी है, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। बेसिकली AgBr का वॉश करते थे बाई Na2S2O3 से, और तब ये सिल्वर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है,
तो ये कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना था। ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है जो फोटोग्राफी में हाइपो के साथ बनता था, अगर याद रखें तो ठीक है। ऐसे ही मेटलर्जी में सिल्वर या गोल्ड को जब आइसोलेट करते हैं NaCN से रिएक्ट करके, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है NaAuCN होल ट्वाइस। और उसके बाद जब इसमें जिंक ऐड करते हैं तो ये NaZnCN होल 4 बन जाता है, और जिंक अंदर चला जाता है, सिल्वर या गोल्ड बाहर आ जाता है। तो ये मेटलर्जी में सिल्वर या गोल्ड को प्रेसिपिटेट कराने का, आइसोलेट कराने का तरीका था, जिसे मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ये भी बेटा हमारा काय पे बेस्ड है, इसी पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है बच्चों। इसको आप एक बार लिख के रिवाइज करके हम सुन लेंगे। अब 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा है। एक बच्चे ने अभी जस्ट भेजा है कि उन्हें केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज करानी है। दैट इज, 1-2 बच्चों ने कल भेजा था कि सर काइनेटिक्स रिवाइज करा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग कहें तो ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर शुरू करने से पहले, ऑर्गेनिक का अब हमारा शुरू होना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का एक बचा है, और इसके अलावा एक और बचा है जिसका नाम है अमीन्स। और अमीन्स में बहुत इजी और बेस्ट चैप्टर है, सबसे इजी मुझे लगता है कि ये अच्छा चैप्टर है, इजीली आपको समझ में आ जाता है, और नेम रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से पूछा बहुत जाता है। तो इन 2 चैप्टर को कर लें, या फिर पहले आप चाहेंगे कि मैं केमिकल काइनेटिक्स कल रिवाइज करा दूं बैच में, और उसके बाद एक ये करा दूं, फिर अगला रिवाइज करा दूंगा सरफेस, फिर अमीन करा दूं। काइंडली शेयर योर व्यूज। तो पहले ऑर्गेनिक करा दीजिए। पहले ऑर्गेनिक करा दें, शेयरिंग ये रिवीजन बाद में। यस सर, फिर रिवीजन करवा रिवीजन पूरा दीजिए एक ही बार पहले। में कर लेंगे। चलो ठीक है, अधिकतर बच्चे यही कह रहे हैं लगता है, रिवीजन बाद में, पहले ऑर्गेनिक। यस सर। बाकी कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके ठीक है, चलो एक बारी और सोच लेते हैं। आप लोग मैसेज दे दीजिएगा, जो नहीं बोल पा रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे।